नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। मिडल ईस्ट जंग में सीज फायर हुआ तो शांति वार्ता पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। दावा किया जा रहा था कि शांति वार्ता की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बिचौलिया बने पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बैठक की मेजबानी की, लेकिन 21 घंटे बीतने के साथ ही बैठक धुआं धुआं हो गई और इसी के साथ पाकिस्तान ने भी अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली। वही अमेरिका इस बैठक से जाते जाते चेतावनी भरे लहजे में कह गया कि यह ईरान के लिए बुरी खबर है। ट्रंप ने तो ईरान के चीन कनेक्शन को लेकर ड्रैगन को भी चेतावनी दे दी है। अमेरिका का इशारा किस तरफ है? क्या यह ईरान के साथ भीषण जंग की चेतावनी है? वह ईरान की भयावह जंग के लिए क्या तैयारी है? जबकि इस युद्ध में इसे इजराइल और अमेरिका से दोहरी मार पड़ रही है। शांति वार्ता की धज्जियां उड़ने के साथ ही यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि अब आने वाले समय में आखिर क्या होगा, क्योंकि इस्लामाबाद पीस टॉक में दोनों डेलीगेशन की तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा गया। ईरान की तरफ से जो 10 बड़े पॉइंट्स को रखे गए उसको अमेरिका ने एक तरफ मानने से इनकार किया, दूसरी तरफ जो अमेरिका की तरफ से जो पॉइंट्स ईरान के लिए रखे गए ईरान ने भी उससे मानने से सिरे से खारिज कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, अब यह युद्ध जो है किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। पीस टॉक तो एक तरफ फेल हुआ और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने अपनी किरकिरी करवा ली है। पाकिस्तान की फजीहत हो रही है और युद्ध अब कब रुकेगा, आखिर अब आने वाले समय में क्या होगा? क्या अभी भी कोई कूटनीति का रास्ता बचा हुआ है? अब क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा कि इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर ईरान को चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि ईरान जिंदा इसलिए है ताकि ये बातचीत में शामिल हो पाए, लेकिन अब बातचीत तो फेल हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? दूसरी तरफ ईरान में अब किस तरीके से मुस्तफा अली खामनी का रुख रहने वाला है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर भी बात नहीं बनी। न्यूक्लियर पावर को लेकर बार बार अमेरिका की तरफ से चेतावनी ईरान को दी गई और ईरान उन मुल्कों में से है जो कि कभी झुकता नहीं है। वार्ता एक तरफ विफल रही है, बातचीत नाकाम रहा। ट्रंप का अब सबसे बड़ा इम्तिहान है और बड़ा सवाल भी यह है कि अब ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि इसी बीच जो है जैसे ये बातचीत फेल हुई है और सीधा ड्रैगन को भी आंख दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं, चीन को भी नहीं छोड़ा। और आपको बताते चले 21 घंटे की ये बातचीत हुई है। जेडी वेंस जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी तरफ से कई चीजों का जिक्र किया गया, आने वाले समय में किस तरीके से गतिविधियां जो बदली है उसका जिक्र किया गया। 21 घंटे क्या कुछ बातचीत में रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बहुत खुले दिल से आए हुए थे और अमेरिका बहुत फ्लैक्सीबल भी है बातचीत के लिए। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि दूसरी राउंड भी होगी बातचीत की, लेकिन अचानक से वो वहां से चले जाते हैं। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिर जो मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान ने अपनी भूमिका निभाई है उस भूमिका को भी वो बेहतर ढंग से नहीं निभा पाया। इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान अमेरिका बातचीत खत्म। स्टेट ऑफ हार्मोज परमाणु अधिकार पर अभी भी ईरान जो है अड़ा हुआ है। अमेरिका की मांगे बहुत ज्यादा है और वार्ता टूटना ईरान के लिए बुरी खबर है। जेडी वेंस की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया था, क्योंकि ना तो स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर यहां पर ढीला रवैया जो है ईरान का बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है और अभी भी ईरान अपने पॉइंट्स पर बिल्कुल डटा हुआ है। आपको बता दें कि अब इस जंग की शुरुआत हुई थी और स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर ईरान की तरफ से जो कड़ा रुख अपनाया गया था और अभी भी ईरान अपने उसी स्टैंड पर डटा हुआ है। वार्ता टूटना ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। जेडी वेंस जाते जाते ये भी कह गए हैं और एक इशारा साफ तौर पर दे गए हैं कि अब आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे लंबी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि पहला एकाएक बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट है, प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार है। सबसे पहले अली साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, बातचीत तो फेल हो गई है, जैसा कि हम सबको भी पता था कि इस बातचीत का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकलेगा और हुआ भी वही। अब आने वाले समय में क्या लगता है, अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? ईरान का रुख क्या रह सकता है? क्या अब ये जो वॉर है, हमने देखा कि ग्लोबली भी ये वॉर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब इस वॉर का कोई अंत नहीं? जी तरुण जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अभी अगर हम देखें, ये शांति वार्ता जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, ये केवल एक मेकओवर था। ये केवल एक स्ट्रेटेजिकली एक मेकओवर था। इनको शांति की परवाह नहीं थी। पाकिस्तान की छवि बहुत खराब हो चुकी थी और आतंकिस्तान और पता नहीं क्या तरह तरह के नाम।
तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा उभरता मौका था अपनी छवि बदलने का। कहते अगर हम जोखिम उठाएंगे तो हमको उतना ही नुकसान भी होगा, उतना ही फायदा भी होगा। तो पाकिस्तान ने वो जोखिम उठाया, इतना मैं देता हूं पाकिस्तान को। इसमें पाकिस्तान का फायदा भी हो सकता था, छवि अच्छी हो जाती, उसके डिप्लोमेटिक संबंध अच्छे हो जाते बहुत लोगों से, बहुत देशों से। लेकिन यहां पर केवल नुकसान हुआ है, केवल और केवल नुकसान। तो इसमें बिल्कुल, इसमें मैं देख रहा हूं कि चाहे चाहे स्टीव विटकॉफ हो। अली साहब, लेकिन बड़ी बात यही है ना कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत शुरू तो करवा देता है, टॉक की शुरुआत हो जाती है, लेकिन डील तक तो समस्या यही है ना कि डील नहीं हो पाती। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इससे पहले भी इतिहास रहा है, जब जब पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाई है वो फेल ही साबित हुई है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, स्टीव विटकॉफ, जेडी वांस, जेड कुशनर, ये सब अमेरिका से आए थे, बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था अमेरिका से। और ईरान से मोहम्मद बगर गलीबाफ, अब्बास अगाची, इनकी बड़ी मीटिंग हुई। बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा फेल हो गए अभी, अपने आप को वो प्रमोशन दे रखे, वो चीफ जनरल साहब ने फील्ड मार्शल बनाया ना, फील्ड मार्शल को हम बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत बड़ा मुद्दा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इस पे बहुत डिसएग्रीमेंट रहा। ईरान ने 10 पॉइंट दिए अमेरिका को, अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए, ईरान को शर्तें रखी। जो शर्त ईरान ने रखी थी अमेरिका को, 3 शर्तों आप पहले ही खारिज कर दिए ना। क्योंकि जो 2 हफ्ते की सीज फायर की बात हुई थी, उसमें से तो शुरुआत में ही आपने इजराइल ने तबातोड़ हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने तबातोड़ हमले शुरू कर दिए लेबनान पे, मिसाइल अटैक करे। 300 से ज्यादा लोग मरे गए इसके अंदर, 1,500 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए, कई ज्यादा, बल्कि और संख्या और भी होगी, बल्कि इतनी तो रिपोर्ट अब हमें पहुंची थी। तो इजराइल ने बोला नहीं, लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, इसमें सीज फायर के उसमें नहीं आता है। जेडी वांस उपराष्ट्रपति अमेरिका ने, उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई लेबनान नहीं है। तो पाकिस्तान ने जो 2 हफ्ते का सीज फायर पहले करवाया था ना, ऐसे 2 दिन पहले, सो कॉल्ड, वो क्या था भाई? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं 2 दोस्त हैं स्कूल में, दोनों की झगड़ा हो गया, ताकि सब समझ ले, मैं सरल भाषा में इसलिए समझा रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों का झगड़ा हो गया, टीचर बोलती है चलो दोस्ती करो, आप हाथ मिलाते हो, हाथ क्यों मिलाते हो, मतलब यू डोंट मीन इट, सुपरफिशियल। तो कहां तक लास्ट करेगा वो? और एक होती है दिल से, आप ने कहा भाई दोस्ती कर लेते हैं, खत्म यार, चलो छड़ा क्यों। तो आप दिल से दोस्ती करते हो, आप गले भी मिलते हो, हैं? अच्छा, तो यहां पर अगर होता भी तो सुपरफिशियल होता है, दिल से नहीं होता। तीसरी बात, मैं ये पॉइंट के खत्म करूंगा, इसमें हिंदुस्तान अच्छी मदद कर सकता था, लेकिन मैं कहता हूं इट्स वाइज, अच्छा क्या सेंसिबल है कि हिंदुस्तान इसके अंदर पड़ा नहीं। क्यों? आप बताता हूं क्यों। ये उदाहरण, ये एनालॉजी बड़ी ही दिलचस्प रहेगी। अरे शादी करवानी है, एक बीच में होता है मीडिएटर, एक आई बुआ जी फुप्पो जिन्होंने मिलवाया दोनों को, ठीक है। अगर इनका रिश्ता नहीं चला तो बुआ जी फुप्पो जिन्होंने भी मिलाया है उन पे नाम आ जाएगा, इन्होंने कराया रिश्ता। इससे अच्छा आप उसमें पढ़ो ही मत। तो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट ईरान में, चबार पोर्ट हो, चाहे बासमती राइस हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे हमारे बहुत ट्रेड रिश्ते हैं, हमारे ईरान का इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट इसराइल के साथ भी हैं। तो अगर हम कैसे बैलेंस करते हुए चले, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही तरीका निकाला है कि हम इसमें पड़े ही ना। जी ठीक है। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। 3 ऐसे मुद्दे रहे। सबसे पहले तो ईरान की तरफ से कहा गया कि लेबनान पर अटैक बंद होना चाहिए, परमाणु कार्यक्रम वो नहीं रोक सकता है। स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर भी जो तनातनी बरकरार है वो अभी भी उसी तरीके से है। क्या लगता है सर, अब अमेरिका का रोल इसमें क्या हो सकता है? जब जेडी वेंस यहाँ से गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये ईरान के लिए, हमसे तो ज्यादा ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। क्या लग रहा है सर, अब आने वाले समय में ये युद्ध अपने दूसरे स्तर पर जाएगा? अब बहुत सारे वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तरन्नुम जी, एक चीज हम लोग जब से ये शांति वार्ता की बात शुरू हुई है तब से अगर आप देख लीजिए, अगर जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक तरीके का मिस कम्युनिकेशन दिख रहा था, चाहे ईरान की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो।
लेकिन उसके बावजूद भी 2 हफ्ते का जो शांति विराम हुआ और उसके बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान ने मध्यस्थता के लिए पहल की, तो आज मनोज जी, ये मैं जो माफी के घटना। साथ आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। आऊंगी मैं आपके पास। मनोज जी, आप प्लीज अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। तो जिस तरीके से इस बात जब शुरुआत हुई उसके पहले ही आप देख लीजिए, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा, उनका स्टेटमेंट आने के बाद से उन्होंने इजराइल को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया। और मेरा ये मानना है कि जब तक कोई भी जब समझौता होती है तो उसमें स्टेक होल्डर का होना बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि इस युद्ध में 3 स्टेक होल्डर नहीं है। अगर आप मिडिल गल्फ के देशों को भी अगर आप देख ले तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन इस समझौता वार्ता में कहीं से दिखा नहीं। और इजराइल ने शुरू से ही जिस तरीके से लेबनान को लेके एक अपना पोजीशन क्लियर करके रखा है कि ये शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बन सकता, और ईरान अपने प्रॉक्सी को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि ये समझौता विफल होना ही है। और जिस तरीके से आप जैसा अभी अली जी जिस तरीके से बता रहे थे कि इतने टॉप लेवल के डेलीगेशन आए। अच्छा मनोज जी, क्या ये भी है एक कि पाकिस्तान में ये डील हुआ इसलिए ये फेल हुआ? नहीं, देखिए, पाकिस्तान में डील होने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं था, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक बैटल फील्ड है और अमेरिका और चाइना उसको हमेशा उसी के रूप में यूज करता है। लेकिन पाकिस्तान को ऑब्वियस था कि उसको एक मैसेज देना था अंतर्राष्ट्रीय जगत में। जिस तरीके से वो कॉर्नर हुआ है हर जगह से, तो उसको काउंटर करने के लिए उसने एक प्रयास किया। लेकिन वो प्रयास अगर आप देखिएगा शुरू से ही तो विफल होते हुए जा रहा था, और शायद उसी के परिणति आज हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ईरान बिल्कुल पाकिस्तान पर रिलाई नहीं कर रहा। और आज ईरान भी उस मीटिंग में जो आया है वो चाइना के दबाव में आया, न कि पाकिस्तान के कहने से आया। और मुझे लगता है कि इस वार्ता को विफल होने से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जिस तरीके से अभी आज जेडी वेंस का जो स्टेटमेंट आया है, ये आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि फिर से एक युद्ध की शुरुआत होते हुए दिख रही है। और ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है कि ये सब यानी कि कुल लोगों ने मिलाकर आने मिलकर वाले समय टाइम में गेन स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती है। डिटेल में और समझेंगे। आऊंगी मैं आपके पास। आसिफ जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पहल की, लेकिन वो फेल साबित हुआ। इंटरनेशनल मंच पर आप लोग कोशिश कर रहे थे कि एक मैसेज जाए, लेकिन उसमें भी आप लोग फेल हो गए। मैं कुछ आपको आंकड़े दूंगी। यूएस तालिबान टॉक हुआ, पाकिस्तान में हुआ था, वो भी फेल हुआ। सऊदी अरब और ईरान का टॉक हुआ, वो भी फेल हो गया। यूएस ईरान हुआ, ये भी फेल हो गया। सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? देखें, पहली बात तो ये कि ये जो बार बार अली शाह साहब की बातें सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी कि कोई बंदा इतना भी लाइल्म हो सकता है आईआर के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, दुनिया के बारे में, कि वो इस तरह की बातें करे। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने इस जंग को रुकवाया। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, निगोसिएशंस के लिए लोग पाकिस्तान आए। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, आपके चैनल पे ही मैं भी था उसमें, और यही बात हो रही थी, बगलें बजा रहे थे आपके लोग के देखा जी वो ईरान ने आसिफ जी, इनकार आप कर इस दिया बात को पाकिस्तान मानिए, आने से। सिर्फ और हालांकि सिर्फ टॉक की शुरुआत हुई थी। टॉक की शुरुआत हुई थी, अभी युद्ध टॉक की शुरुआत हुई थी सर। अभी ये डील भी नहीं हुआ है, चले गए सर, जेडी वेंस जा चुके हैं। नहीं, अच्छा, यही मुझे हैरत है इस बात की। मनोज कुमार जी ने बड़ी पॉजिटिव बात की है इस मामले में। मामला ये नहीं है कि वापस चले गए। मुज़ाकरात जब होते हैं, ये कोई एक आध दिन की बात नहीं होती कि वो आए हैं, पढ़ा कुछ सर, लेके उन्होंने आए अपना हैं, स्टेटमेंट दिया। आसिफ जी, क्या मतलब उन्होंने स्टेटमेंट देकर वो गए? आसिफ जी, वो स्टेटमेंट देकर गए कि बातचीत फेल हुई है, बातचीत से कोई अंत नहीं। अब ईरान का खराब दिन शुरू होने वाला है। आसिफ जी, आपने स्टेटमेंट सुना ही नहीं है, मतलब आपने सुना ही नहीं कि जेडी वेंस ने क्या कहा। मैंने सारा कुछ सुना है। मैं रात से मुकम्मल तौर पे इसी पे लगा हुआ था। वो वाज़े तौर पर कह के गए हैं कि पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया। जेडी वेंस की मैं बात कर रहा हूं, और मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए। अब उनका मसला यह कि शराइत उन्होंने अपनी ईरान को दे दी हैं, ईरान ने अपनी दे दी है। ये कभी भी नहीं होता कि 2 जंगें हों और एक ही बैठक के अंदर वो दूसरे की बात मान ले। ईरान ने भी अपने अवाम को दिखाना है और यूएस ने भी दिखाना है कि हमने क्या गेन किया है, क्या नहीं किया। पहला दौर हो गया। आप ईरान की अगली बात देख लें कि आबनाए हुर्मस पर इस हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो जंग बंदी जारी है, हुर्मस से जो जहाजों का आना जाना शुरू हुआ है वो चलता रहेगा। जंग शुरू होने का अगला अंदिया नहीं दिया गया। दोनों ने अपनी अपनी बात कर दी है, और अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये चलते रहेंगे। ये नहीं होगा कि जंग शुरू हो जाए। हाँ, अगर यहां से जाते ही जंग दोबारा शुरू हो जाती तो हम कह सकते थे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए।
पाकिस्तान के अंदर मैं दूसरी बात आप जो एक कर बात रहा था बताइए, जेडी कि उस वेंस दिन कहते हैं बड़ा कि हम बगले खुले बजा रहे थे खुले आंसू दिल और दिमाग कि से यहाँ आए हुए पर थे कि बातचीत होगी, कोई सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन ईरान नहीं मानता है क्या? अब जाते जाते वो बोल के गए कि ईरान का अब ना, खराब दिन शुरू होने वाला है, इस क्या नहीं संकेत खराब देकर दिन गए वो? उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की है कि ये बुरी खबर ये है कि समझौता नहीं हो सका, और अच्छी खबर ये है कि मुज़ाकरात बेहतरीन माहौल में हुए। वो मुल्क जो एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं करते थे, जो ईरान जो था उसको बुजुर्ग शैतान कहता था, उस पर मर्ग पर अमेरिका के नारे लगाता था, उनको पाकिस्तान ने इकट्ठे बिठा दिया यहां लाकर। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। वो काम जो बार आसिफ बार जी, आप कहा इस जा बात रहा को था, मान एक लीजिए, दौर में जो पाकिस्तान मोदी वो जी कर कोशिश रहा है कर जो रहे थे अमेरिका आपसे कि करवाना मुकाम चाह रहा है, हासिल जो करने अमेरिका की। आपसे करवाना चाह रहा है पाकिस्तान वो कर रहा है। आऊंगी मैं आप नहीं, सभी के पास, मेरी बात आऊंगी मैं आप सभी, अमेरिका हाँ हमसे जो कंप्लीट करिए अपनी बात। लेकिन पाकिस्तान ना ईरान के खिलाफ गया, सऊदी अरब और ईरान के जो इतने शदीद मामलात हैं, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी इस मामले में बिल्कुल लाइन में लिए रखा, लूप में लिए रखा, और सर सऊदी क्या अरब की हुआ, तरफ क्या से हुआ? वापसी कोई फेल ही तो अटैक हुआ नहीं सर, होने वो दिया भी ईरान सऊदी को। और ईरान के बीच और जो मज़ाकरात आप करवाना चाह रहे थे वो भी फेल हुआ, वो भी फेल हुआ, कोई नतीजा ही नहीं निकला। आऊंगी अली साहब मैं आपके पास, आप सऊदी सभी से अरब मैं और रिएक्शन ईरान, लूंगी, आऊंगी। लेकिन हालात जो है हर एक दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में अब क्या होगा। जेडी वेंस का स्टेटमेंट कई तरह के सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। शांति वार्ता रही बेनतीजा। बैठक छोड़ जेडी वेंस अमेरिका रवाना। सीज फायर धुआं धुआं। ईरान के लिए बुरी खबर है, अमेरिका ने शांति वार्ता से किनारा कर लिया है। बैठक को छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही ईरान को चेतावनी दे गए हैं। हम 21 घंटे से इस पर काम कर रहे हैं और ईरानियों के साथ हमारी कई जरूरी बातचीत हुई। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि ये यूएसए से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, इसलिए हम वापस यूएस जा रहे हैं जहां कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी है। जेडी वेंस ने बैठक बेनतीजा रहने पर इसे ईरान के लिए बुरी खबर बताया। ये बयान इशारा कर रहा है कि सीजफायर पानी में हवा के बुलबुली की तरह फूट जाएगा और अमेरिका भयावह तरीके से ईरान पर धावा बोलेगा। ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी मुगालते में न रहे। चीन से ईरान को हथियार भेजने की खबरों पर भी ट्रंप ने कहा, अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को बड़ी समस्याएं होंगी। अमेरिका ने होर्मुज को लेकर भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के नजरिए से हम जीतेंगे। नावें ऊपर जा रही हैं और हमारे देश की ओर जा रही हैं। हम बड़े टैंकरों में तेल और गैस लोड कर रहे हैं। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? ईरान में होगी भीषण बमबारी। पाकिस्तान पर अमेरिका का स्टैंड क्या है? सीज फायर खत्म हो जाएगा? दरअसल ईरान चाहता है कि लेबनान में भी सीज फायर हो। उसने अमेरिका से इजराइल पर दबाव बनाने के लिए कहा, जिससे वो लेबनान पर अटैक न करें। हालांकि इस मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई। ईरान के मुताबिक अमेरिकी पक्ष अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुसार ईमानदारी से काम करे तो समझौता संभव है। अगर इजराइल फर्स्ट सोच हावी रही तो कोई समझौता नहीं होगा। शांति वार्ता टूटने से पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता दूसरे दिन ही फुस हो गई। ऐसे में बैठक की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ी है और युद्ध में बिचौलिया बनकर विश्व भर में वाहवाही लूटने का उसका सपना भी शेख चिल्ली का ख्वाब ही साबित हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि युद्ध में जीत का दावा कर रहे अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? वार्ता बेनतीजा रहने के बाद ईरान की बड़ी तैयारी क्या है? ये सवाल इसलिए भी कि ईरान कह चुका है कि शांति समझौता नहीं हुआ तो दुनिया को ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को युद्ध विराम संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि इसके दायरे में लेबनान भी आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस तरीके से इजराइल जो है लेबनान पर बार बार अटैक कर रहा है और बातचीत जो है इस्लामाबाद टॉक जो है हम कहेंगे कि वो बिल्कुल फेल साबित हुआ। खास मेहमान लगातार बने हुए। अली जी मैं आपके पास ही आऊंगी। अली जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। अली जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी हाँ तरुणम जी, जी। आपको ये सवाल मेरा, अच्छा मैं आपको एक बात, और यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी मैं यहाँ पे साबित कर देता हूँ, ठीक है? बड़े शांति से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मियाँ आसिफ अली साहब इसमें जब मैं बोल रहा हूँ तो इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बात को मैंने भी तसल्ली से सुना। हम्म। मैं ये साबित कर दूंगा यहाँ पर सबके आगे कि पाकिस्तान को शांति में इंटरेस्ट नहीं था, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, उनको अपनी छवि स्ट्रेटेजिकली अपनी छवि चेंज करने में इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल तरुण जी, जब आपने मियां आसिफ अली साहब से पूछा कि आपको क्या लगता है आपके ये टॉक्स फेल क्यों हो गए, दुनिया जानती है फेल हो गए, मियां आसिफ अली साहब का जवाब सुनिए आप, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्हें बोला नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम तो कम से कम मेज पे दो पक्षों को लेकर आए। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, यही कामयाबी है कि आप लेकर तो आए, यही कामयाबी है। मैं एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैं बंबई में था यहाँ से पहले, हैदर और बजरंगी भाईजान में एक्टिंग की थी मैंने, तो उसके बाद फिर एक फिल्म मेकर साहब थे हमारे, मेरे दोस्त, उन्होंने फिल्म बनाई, मैंने एक्टिंग भी करी, फिल्म हो गई फ्लॉप, और किसी ने नाम तक नहीं सुना उस फिल्म का, मगर वही अपने आप में अचीवमेंट थी कि फिल्म बना ली भैया, भले ही फ्लॉप हो, फिल्म तो बनाई कम से कम। तो पाकिस्तान कम से कम दो मुल्कों को मेज पर तो लेकर आया, तो ये इसको अपने आप को अचीवमेंट मानते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है, बल्कि ईरान तो और मजबूत होकर आया है जंग के बाद। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी खिल्ली उड़ाई, और ये सुनहरा मौका था डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपनी छवि बदलने का। वो बड़ बोले हैं ना कि मैंने इतनी जंग रुकाई है, अब तक किसी ने मेरे को नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसिडर नहीं करा है। पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, इनको मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज। वो चमचगिरी करेगा, वो तो मस्का लगाएगा, बस बटर लगाएगा, बस केवल बटर लगा दूं मैं उनको टोस्ट पे लगा के। तो मियां आसिफ अली साहब का कहना गलत भी नहीं है वैसे, कि यही इनको अपने आप को इस पे अचीवमेंट मानते हैं। अगर ये इतने में ही, चिल्लर में ही खुश हो गए, तो इनको डॉलर कहां से मिलेंगे? अब चिल्लर में जो खुश हो रहा है, जो लेफ्ट ओवर में खुश हो रहा है, चलो बासी खाना खाओ, हम बासी खाना खा के खुश हैं, तो ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप खाओ बासी खाना। तो यही तो मियां आसिफ अली खान साहब की बात। और ये कहते हैं कि इनको हंसी आ रही है, इनके चेहरे पर देखिए आप, हंसी आ रही है या रो रहे हैं? ये इनके चेहरे से मालूम पड़ रहा है ये रो रहे हैं टॉक्स फेल करने के बाद। तो इसी को ये अचीवमेंट मानते हैं। आसिफ जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर मान लेते हैं मिडिल ईस्ट में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाता है, तो पाकिस्तान किसके साथ रहेगा सर, यूएस के या ये ईरान के साथ? आंसू नहीं रुक रहे उनके। पाकिस्तान बिल्कुल इस मामले में अपने हिसाब से चल रहा है, और पाकिस्तान इस खित्ते में पीस चाहता है, क्योंकि ईरान हमारा बहुत करीबी दोस्त है और सऊदी अरेबिया भी उससे ज्यादा करीबी साथी है, और हम लोग किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि दोनों के दरमियान किसी किस्म का क्लैश बने। और तीसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और चाइना के साथ तो हैं ही, हमेशा से हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। तो इस मौका पर जितने फरीक हैं इस जंग के, उन सब के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात फिर वही सवाल है कि पाकिस्तान के जब ताल्लुक सबसे इतने अच्छे तो फिर स्थिति इतनी खराब क्यों है? फिर वही सवाल सर, पाकिस्तान ही तो इन्हें लेके आया है, पाकिस्तान के कहने पे तो बैठे हैं, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, जो जंग किसी सूरत बंद नहीं करना चाहते थे, पाकिस्तान ने वो जंग बंद करवाई, जंग बंदी हुई, जंग और बंद नहीं हुई उनके दरमियान मुज़ाकरात शुरू करवा दिए। लेबनान पे अटैक हो रहा है सर, जंग बंद नहीं हुआ है सर, लेबनान पे अटैक हो रहा है। देखें, लेबनान पे अटैक जो है इजराइल का आज से नहीं चल रहा, वो बहुत अरसे से चल रहा है सर। पहले पाकिस्तान की तरफ से एक पोस्ट सामने आता है कि इस सीज फायर में लेबनान को भी इंक्लूड किया गया है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से एक जादू होता है, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि वो पोस्ट इसलिए डिलीट हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को आंख दिखाया गया होगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को आंख दिखाया गया होगा, धमकी दी गई होगी, और उनकी निशानदेही पर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। पाकिस्तान इस बात को मान ले कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है। अगर अमेरिका बोल देगा कि यहाँ पर उठना है, यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर चलना है, पाकिस्तान वही करता है। नहीं, पाकिस्तान ने अगर किसी के कहने पे चलना होता तो पाकिस्तान आज ईरान के खिलाफ जंग में शरीक होता।
पाकिस्तान किसी के कहने पे ना चलता है, ना किसी से डिक्टेशन लेता है। हमारा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो 6-7 आलमी ताकतें हैं, उनमें से एक पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त आप ईरान पूरी को अपना दुनिया बहुत के अच्छा मीडिया दोस्त की मानते नजरें हैं, भी आप अपना पाकिस्तान की ईरान को तरफ बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, आप कह रहे हैं कि सबसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में जब मध्यस्थता के लिए बात हुई थी तो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था कि वो खुद को सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं ये चाहते। झूठ। अच्छा, यही नहीं बात चाहते, वो नहीं चाहते आप कि इसी बात पे आ इस्लामाबाद में जाइए, टॉक एक हो, वो मिनट आप रुक वो जाइए। चाहते ही नहीं आपने ये थे, जो वो बात चाहते की ही है, नहीं थे। आप इसी उसके बात बाद पे आ जाइए। चाइना ने इसमें दखल वज़ीर दिया, ख़ारजा फिर चाइना के ईरान थ्रू का ट्वीट वाया वाया आप होते लोगों हुए के ईरान भी फिर झूठ के रेडी हो बाद गया कि सामने ठीक है आया था। इस्लामाबाद में टॉक हो। ईरान ने आप लोगों की इन्हीं झूठी खबरों के जवाब में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया था पाकिस्तान जिंदाबाद का, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जाके मुज़ाकरात करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने साथ वीडियो भी ट्वीट की थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आप लोग अभी तक उस सोच में बैठे हुए हैं जिसको वो ईरानी खुद झूठा साबित कर चुके हैं। आप लोग उस वक्त एक अखबार की खबर लेकर खुशियां मना रहे थे कि ईरान नहीं आ रहा। ईरानी वजीर खारजा ने खुद ऐलान किया था, हमारे वजीर खारजा ने नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने डोनाल्ड नहीं, ट्रंप की तरफ बल्कि से ईरान के फॉरेन ट्रुथ मिनिस्टर सोशल ने पर एक कहा पोस्ट था। आया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना ने भी इसमें दखल दिया है, इसीलिए ईरान सहमत हुआ है, इसीलिए ईरान सामने आया। अब बताइए आप। देखिए, बिल्कुल चाइना इस वक्त ईरान की सपोर्ट में मौजूद ईरान है, आने चाहे नहीं वो चाहता बराह था, रास्त ईरान आगे आने ही नहीं नहीं आ रहा। चाहता था, चाइना के कहने पर, चाइना के दखल देने पर वो आया है। मनोज जी मैं आपके और पास ईरान आऊंगी, मनोज जी मैं आपके डोनाल्ड पास आऊंगी। ट्रंप के अगर मान लीजिए ये डोनाल्ड युद्ध ट्रंप बहुत से ज्यादा बहुत अपने पहले अलग स्तर पर पहुंच जाता है, विध्वंसक स्तर पर पहुंच जाता है, सर चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर जो तनातनी हम देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या हालात रहे, कई ऐसे मुल्क रहे हैं जहां पर एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति रही है, क्या उनके लिए चुनौतियां और ज्यादा रहेंगी? देखिए तरन्नुम जी, ये बिल्कुल आपने ये जो बात कही है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खास करके ऊर्जा का जो संकट पिछले 40 दिनों में जो देखने को मिला है, अगर ये स्थिति और आगे एस्केलेट होती है तो नो डाउट इसमें ये समस्या उत्पन्न होने वाली है। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर आप शुरू से इस युद्ध की देखिए, किसी भी राष्ट्र की एक अपनी प्रकृति होती है, और पाकिस्तान को अगर हम वैश्विक स्तर पे जब हम देखते हैं, ठीक है, वो आज क्रेडिट ले रहा है कि हमने मीटिंग कराई, ठीक है, किसी भी बातचीत का पहला चरण यही होता है कि आप दोनों स्टेक होल्डर को बैठाएं। लेकिन आप अगर देख लीजिए तो आज पाकिस्तान कहीं से न्यूट्रल है नहीं, वो अमेरिका के साथ ही उसको जाना है, उसकी मजबूरी है, वो बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकता, और शायद इसीलिए ईरान बिल्कुल वहां पे जाना नहीं चाह रहा था, और चाइना के इंटरफेरेंस के बाद से वहां बैठक हुई। और ये मनोज जी यही तो पाकिस्तान नहीं मान रहा। नहीं, देखिए, वो ऑब्वियसली को अपनी अंतर्राष्ट्रीय इमेज को बचाने के लिए इस तरीके स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन आप वहां के आवाम से पूछ लीजिए तो आवाम को वहां पता है कि वहां के जो हुक्मरान है, खास करके मुनीर और ये जो शहबाज शरीफ है, अगर आप देख लीजिए तो इस सक्सेस से इन्हीं दोनों को फायदा होना है और बाकी वहां की जनता को नुकसान ही होना है। अगर आप पिछले उसके इतिहास को, अगर पाकिस्तान के इतिहास को अगर देख लीजिए, जो 78 साल की उसकी जो जर्नी रही है 47 के बाद से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान ने हमेशा से अपने आप को एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, विशेष करके अमेरिका के सामने एक तरीके से परोस के रखा है कि आप हमारा जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं कर कीजिए, और शायद इसीलिए ईरान की कभी भी सहमति वहां बनते हुए नहीं दिख रही थी। अब रही बात दूसरी बात की, जिस तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, देखिए, ईरान ने पिछले 40 दिनों में नो डाउट अमेरिका से और इजराइल से फाइट तो किया, लेकिन उसके बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, उसने बहुत सारे एसेट्स जो थे उसको डिस्ट्रॉय हुए हैं। अब आज के डेट में उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को बार्गेन करने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप ने बिल्कुल जो स्टेटमेंट उनका आ रहा है, क्योंकि हम ट्रंप के स्टेटमेंट को जानते हैं कि सुबह में क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, शाम में क्या बोलते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी अमेरिका ने जिस तरीके से, हम पूरे विश्व के लोग इस मनोज जी, हाल ही में ईरान की तरफ से एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर हमने बड़ा कदम उठाया है, आने वाले समय में बाब अल मंदाब को भी लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। क्या अगर ऐसा होता है तो हालात किस तरीके से बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये अब समस्या जिस तरीके से ईरान ने बिल्कुल अपना एक जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि देखिए, अगर आप देख लीजिए तो इंटरनेशनल लॉ होता है और सी रूट्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि इस पूरे युद्ध में इंटरनेशनल अब लॉ का पालन किया भी गया है, हर जगह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन ही हुआ है।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तरन्नुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दोनों तरफ से इस चीज का उल्लंघन हुआ। लेकिन अभी जिस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी को लेके पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, उसमें खास करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा वे है जो विश्व का लगभग 20% एनर्जी वहीं से प्रोड्यूस होता है और वहीं से जाता है, और उसको बंद करने में आप देख सकते हो वहां पे ओमान का भी वाटर है, इंटरनेशनल वाटर का भी है, और खास करके ईरान का है। तो इस तीनों का जो स्टेक होल्डर्स है, और उसको ईरान बिल्कुल एक तरीके से उसको एक अपना बार्गेनिंग पॉइंट बना के अंतरराष्ट्रीय जगत में अमेरिका को झुकाना चाहता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इसके चलते पूरा यूरोप और खास करके एशिया के जितने देश है उससे प्रभावित होंगे। और इसीलिए शायद इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि देखिए लेबनान को ईरान छोड़ नहीं सकता है, और इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक करना नहीं छोड़ सकता है। तो ये जो दोनों जो आपस में जो कंट्राडिक्शन है, मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति शांति की तरफ जा रही है। और जिस तरीके से अमेरिका अपने खोई हुई साख को बचाने के लिए इस बार्गेनिंग टेबल पे आया था और असफल होते हुए दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कि वहां का जो मिड इलेक्शन है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, सबको अपने इमेज को लेकर सुधारना है और जनता के बीच में जाना है। और देखिए ईरान में कोई वहां डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेसी है। वहां चुनाव में जाना, उनको ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को सेव करना, इसीलिए उन्हें एक यहाँ से इस युद्ध से क्या उन्हें मिला, क्या उन्होंने खोया, वहां की जनता को उनको दिखाना होगा। ईरान के पास आप देख लीजिए, आज ईरान ने जिस तरीके से ईरान के लोगों ने ह्यूमन चेन बना के अमेरिका को मजबूर किया, और जिस तरीके से इस युद्ध ने वहां के लोगों को यूनाइट लेकिन किया, उस तस्वीरों को भी नहीं भूला जा सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप के उनके ही लोग, उनके ही मुल्क के लोग उनकी मुखालिफत के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, हाथों में तख्त या बैनर पोस्टर्स लेकर विरोध करते हैं। आऊंगी मनोज जी मैं आपके पास, अली जी मैं आपके पास ही आऊंगी। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो डिप्लोमेटिक टाइम पास, मैं उसको कहूंगी, वो टाइम पास ही रहा है, क्योंकि कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। मिलिट्री तौर पर ऑप्शंस क्या बचे हुए अब? तरुण जी, आपने बिल्कुल सही बात करी, ये बिल्कुल टाइम पास। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑटोमेटिक दरवाजा है, आप अगर जाएंगी तो फिर भी वैसे ही खुलेगा वो तो ऑटोमेटिक है ना। अब एक दरबान खड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक दरवाजे को खोल रहा है, ऑटोमेटिक है वो, फिर भी दिखा रहा है कि भाई मैं खोल रहा हूं, अपने आप बंद होता है। वो दरबार दिखा रहा है कि वो बंद कर रहा है। यही काम पाकिस्तान ने किया है, बस शोशाबाजी, कि हमारी छवि बस साफ हो जाए। और इसको ये फेलियर नहीं, बड़े मजाहिया बात ये है तरुण जी कि इसको ये अपना फेलियर नहीं मान रहे हैं, इसको ये कामयाबी मान रहे हैं। कम से कम ये दो मुल्कों को एक मेज पर लेकर आए, चलो खेले तो चलो यार। जंग में ना साहब, मियां आसिफ अली साहब, मैं फौजी हूं, ठीक है, कोई रनर अप नहीं होता, नंबर 2 पोजीशन के लिए किसी को कप नहीं मिलता, विजेता ही होता है बस। तो ये नहीं होता हमने भाग तो लिया, कम से कम हमने फुटबॉल फील्ड पे झाड़ू तो लगाई कम से कम। अरे आपने फुटबॉल फील्ड में झाड़ू लगाया हो या पोछा लगाया हो, उससे मतलब नहीं है, आप खेले कैसे हैं उससे मतलब है। नहीं नहीं नहीं, मैंने फुटबॉल फील्ड पे झाड़ू लगाई तो मैंने शरीक हुआ इसमें, मैं इसमें पार्ट लिया। भैया अब मिलिट्रीली क्या तरीका है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बूट्स ऑन ग्राउंड उतारते हैं तो सत्ता चेंज हो सकती है वैसे। अच्छा, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अगर ये होता है तो क्या पाकिस्तान की सरजमी का भी इस्तेमाल होगा? ईरान की नहीं होगी, अमेरिका की होगी, जैसे कि 1980 में ना कि नहीं। अली जी एक चीज क्लियर करिए, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड पर अमेरिका उतरता है तो क्या उस बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये भी ऑप्शन है अमेरिका के पास? पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, जो अमेरिका बोलेगी वही करेगा। अगर पाकिस्तान बोलेगी चलो कान पकड़कर इजराइल को मान्यता दो, तो पाकिस्तान इजराइल को भी मान्यता दे देगा। पाकिस्तान बोलेगा आ जाओ मिस्टर, पाकिस्तान ने तो अपनी धरती दी है चीन को, अपनी धरती पड़ोसी है चीन को, भैया आ जाओ आप इस्तेमाल करो हमारी धरती को। हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई ईगो नहीं है, हम बेशर्म है। ये बेशर्मों वाली हरकतें करते हैं ना पाकिस्तान के लोग, तभी मार खाते हैं चार चोट की हर जगह पे। अगर ये थोड़ा सुधर जाए अपने, देखिए अगर मैं अपनी खुद की इज्जत नहीं करूंगा ना तो और लोग कैसे मेरी इज्जत करेंगे भाई। मैं अपने आप को कुछ समझूंगा, अपने आप की इज्जत करूंगा तो बाकी लोग भी मेरी इज्जत करेंगे। पाकिस्तान अपनी धरती देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन क्या मगर पाकिस्तान भी मार खाएगा इसके अंदर। और अमेरिका से दोस्ती भी खराब, दुश्मनी भी खराब। तो पाकिस्तान दो नाव में पार पहुंच जा रहे हैं पाकिस्तान ने, एक तो चीन के और एक अमेरिका के। अगर अपनी धरती देता है तो चीन नाराज हो जाएगा इनसे, बड़ा भाई जो है चीन, इनका सी पैक में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो इनको वो रिस्क भी है। तो
अभी आप रूस से भी दोस्ती करोगे, आप चीन से भी करोगे, आप अमेरिका से भी करोगे, हम सबके यारों के यार हैं, सुपर पावर से दोस्ती करोगे, मार खाओगे आप। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी एल्स। आप सबको तो खुश नहीं रख सकते। आप पाकिस्तान चाह रहा है कि वो हर सुपर पावर को बस खुश रखे, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो। आपको तो एक चूज करके करिए। ये तो आप दूरी बनाइए। ये तो आप जैसे हिंदुस्तान से सीखिए, हमारी रणनीति देखिए आप। हमारे अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं रूस से, हमारे ठीक ठाक रिश्ते हैं अमेरिका से। हाँ, वाहिद आपके बड़े भाई चीन से ना हो वो अलग बात रही, क्योंकि आपसे नहीं है ना। आप फुसला दो अपने बड़े भाई को, भाई इसने मेरे को मारा, बड़ा भाई बोलता है अच्छा इसने मारा, अच्छा अच्छा। तो उस तरीके से पाकिस्तान ये मियां आसिफ अली साहब को रोना आ रहा है, माफ कीजिएगा, सॉरी, आई डोंट मीन टू मेक क्राई। मेरा मकसद नहीं ये था कि आपको रोल रहा हूं मैं आपको शो पे। आप देखिए, मगर अगर आप ये कबूल कर लेंगे कि आपकी धरती पे आतंकवाद पलता है, आपके धरती पे आपको प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात आसिफ जी और मैं मुस्कुरा रहे हैं। अली जी आऊंगी मैं आपके पास। आसिफ जी मैं आपके पास ही आऊंगी। मुस्कुराहट की वजह भी बताइएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर इस वॉर में पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल होता है तो क्या वो अमेरिका के लिए होगा या ईरान के लिए? पहली बात धरती इसलिए आ रही है कि आपने एक ऐसे बंदे को ला के बिठा दिया है जो इतना जाहिल और अजड है, जिसको ये भी नहीं पता कि जो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं जो खुद ब खुद खुलते हैं उनको दरबान नहीं खोलता। दरबान वहां खड़ा होता है जो दरवाजा उसमें पकड़ के खोलना होता है। किसी भी मॉल में हम जाते हैं, जो दरवाजा स्कैन होके खुलता है वो उस पे दरबान नहीं खड़ा होता। और एक ऐसा जाहिल आदमी आपने लाके यहाँ पे बिठा दिया है जिसको ये भी नहीं पता कि दरबान उस दरवाजे को खोलने की बात करता है, और उससे आप तवक्को ये कर रही है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करेगा, जिसको ये भी नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि आज जिस बात पे ये कह रहे हैं, नहीं आसिफ जी, तवक्कुल तो मैं आप पर कर रही हूँ कि आप पाकिस्तान की हकीकत हमें बताएंगे। नहीं करवा रही तो आप कह रहे हैं कि हम मुद्दे की बात करो, आप हम बिल्कुल गैरजानबदार हो गए, हम किसी की तरफ जा नहीं रहे। ठीक है आसिफ जी, जो भी दरवाजा ऑटोमेटिक था नहीं था, वो खुला बंद हुआ जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के दरवाजे से जेडी वेंस तो निकल चुके हैं और मेरे को लग रहा है अब आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। उसने इतनी बकवास करनी थी की है, और अब जब मैं बात कर रहा हूँ वो क्यों दरमियान में इंटरप्ट कर रहा है, और फिर आप भी कर रही हैं। अगर आपने यही काम करना है तो नहीं आसिफ जी, आप नाराज मत होइए, नाराज मत होइए आसिफ जी। नहीं देखिए, ऐसे बीपीआई नहीं करना आसिफ जी, नहीं आसिफ जी, नहीं ऐसे बीपीआई नहीं करना आसिफ जी। आसिफ जी सुन रहे आपको, आसिफ जी सुन रहे आपको। आसिफ जी अगर बीच में कोई सवाल आ जाएगा तो पूछा जाएगा। आसिफ जी अगर कोई बीच में सवाल आ जाएगा जहन में तो जरूर पूछा जाएगा। ऐसे नाराज मत होइए, जवाब दीजिए। दूसरे मुल्क को गाली देगा, नहीं बात साफ है, पहले आप इससे शटअप काल दें। ये अगर दूसरे मुल्क को गाली देगा तो मोदी को गाली देना मुझे भी आता है, भारत को गाली मैं भी दे सकता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, में भी जुबान है। नहीं माजरत करेंगे, नहीं ये पहले माजरत करेंगे अपनी बात पे। आसिफ जी, जो इन्होंने बेशरम की बात की है पाकिस्तान के बारे में, अगली बात फिर होगी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह की डिबेट में बैठने। नहीं आसिफ जी क्या गलत बात हुई? आसिफ जी एक सेकेंड, एक एक करके। आसिफ जी क्या गलत बात हुई है ये बताइए। आसिफ जी क्या गलत कहा है, क्या गलत बात हुई है ये बताइए आप। पाकिस्तान को बेशरम करार दिया है, बेशरम मोदी है, यकीनन है, तो ये गाली है। भारत पूरा बेगैरत है, यकीनन है, जो आज खसियानी बिल्ली की तरह बैठा हुआ है। आसिफ जी मेन मुद्दे से आप मत भटकिए, मेन मुद्दे से आप मत भटकिए। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, या तो आप ये कह दीजिए कि सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। बात को इंटरप्ट ना करें। हाँ ठीक है अली जी, आऊंगी जब मैं आपके पास, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है आसिफ जी, ठीक है। अब आपको समय दिया जा रहा है आसिफ जी, अब आपको ही समय दिया जा रहा है। अब प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, वक्त जाया ना करें। हाँ तो अब जो पोजीशन ये है कि इंडिया को क्योंकि डीलिट कर दिया पूरी दुनिया ने, और ना अमेरिका उनसे बात करने को तैयार है, ना चाइना, और ना ही ईरान या सऊदी अरेबिया। उन्होंने किसी किस्म के मामलात में जो कल तक वो बार बार कह रहे थे, वो समझते थे कि शायद हम एशिया की सुपर पावर बन चुके हैं, साउथ एशिया की, वो दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार कर रहे थे, समझते थे हम फैसले करेंगे दुनिया के। वो मामलात में दुनिया ने इनको बिल्कुल पीछे कर दिया है, किसी मामले में इनको इन्वॉल्व भी नहीं किया, और ये बाहर बैठे हुए देख रहे हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। एक तो ये बात हजम नहीं हो रही, अगर भारत रीजनल सुपर पावर होता तो आज ये जो जंग बंदी थी वो करवा रहा होता, ना कि हम करवा रहे होते। मुज़ाकरात आज फिर भारत करवा रहा होता, ना कि हम।
हमने देखिए फिर आसिफ जी आप बात ही ऐसे कर दे रहे कि मेरे को इंटरप्ट करना ही पड़ता है। आप बात ही ऐसे कर देते हैं सर कि मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है। आप ये इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान अभी बहुत अच्छे सिचुएशन में है, बहुत ही अच्छे सिचुएशन में। यहाँ पर ना तो लॉकडाउन जैसी स्थिति लगी, आपके वहां पर क्या हालात हैं? आप चारों तरफ से अच्छे हैं ना, सभी आपके दोस्त हैं ना, सभी आपके दोस्त हैं, तो वहां पर तो ना लॉकडाउन लगना चाहिए, ना वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, ना स्कूल कॉलेजेस बंद होने चाहिए, ना पेट्रोल डीजल के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलनी चाहिए। आपके यहाँ लगी हैं, हमारे यहाँ नहीं। पेट्रोल के लिए लाइनें आपके जिस तरह मीडिया पे आ रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल हमारे यहाँ पे नहीं लगी है, हमारे यहाँ पे नहीं लगी है। ऑफिशियल आपके वहां से अधिकारियों की तरफ से ऑफिशियल एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया जिसमें यह कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर देते हैं, स्कूल की छुट्टियां, कॉलेज की छुट्टियां, बच्चों की पढ़ाई वहां पर प्रभावित हो रही है, लंबी कतारें देखने को मिल रही है, पाकिस्तान इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है, स्थिति बेहद खराब है। स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं बिल्कुल, और जो लॉकडाउन इन्होंने लगाया तो आप हिंदुस्तान की चिंता मत करिए, आप हिंदुस्तान की चिंता मत करिए। हिंदुस्तान बहुत अच्छे पोजीशन में है और हिंदुस्तान को पता है कि उसको कैसे निकलना है हर रास्ते से। तो 27 दिन के बाद सिलेंडर आप ही दे रही हैं मोहतरमा, हम नहीं दे रहे। आप लोगों के यहाँ तो 27 दिन से पहले अब सिलेंडर गैस का नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ गैस की कोई शॉर्टेज नहीं हुई, हमारे यहाँ पेट्रोल के लिए लाइनें नहीं लगी, अभी भी कहीं पे जाएंगे खाने के लाले पड़ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये जो लॉकडाउन वाली बात अगर करेंगे तो कम से कम हम आपकी तरह परेशान नहीं हुए, हमारे यहाँ फ्यूल की कमी नहीं हुई। एनर्जी लॉकडाउन हमारे यहाँ पे लगा भी नहीं है सर, एनर्जी लॉकडाउन हमारे यहाँ पे लगा भी नहीं है। ये बदहज़मी की बात कर रहे हैं, ये बदहज़मी की लॉकडाउन के बगैर ही आप लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, लोगों को घरों में उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो लॉकडाउन आप लोगों को लगाने की क्या जरूरत है? अब वही है ना, आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो फिर आप यही बोलेंगे। 27 दिन से पहले गैस सिलेंडर नहीं मिल रही किसी को, गैस सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे कोई भूखा नहीं मर रहा सर, भूखा कोई नहीं मर रहा। पाकिस्तान जैसी सिचुएशन नहीं है, ना हिंदुस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, ना हिंदुस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। आप जैसे वहां पे देखिए, फिर वही बात है आसिफ जी, आप सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं, जो मेन मुद्दे पे बात करना चाहिए आप उस पर नहीं कर रहे हैं। मनोज जी मैं आपके पास ही आऊंगी। मिडिल ईस्ट में जो हालात बदल रहे हैं, आने वाले समय में क्या लग रहा है सर, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो सकता है? देखिए तरन्नुम जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आसिफ अली जी ने कुछ 2-3 बात की है जो बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, और डाटा के बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के एक बिल्कुल पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं पत्रकार के रूप में, लेकिन हम लोग भी भारत के नागरिक के रूप में बैठे हो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो खास करके वर्ल्ड बैंक और IMF का जो डाटा है उसको अगर वो निकाल के देख लें तो उन्हें भारत की स्थिति पता चल जाएगी कि भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे ला के मतलब 3 दिनों के अंदर में 48 घंटों में जिस तरीके से सरेंडर करा है, तो मुझे लगता है कि उनको भारत के साथ पाकिस्तान का तुलना नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नो डाउट वो एक ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के साथ उसके कहने पे जिस तरीके से उन्होंने एक होस्टिंग का काम किया, अगर वो सफल होता तो ऑब्वियसली कि इनको क्रेडिट मिलता, लेकिन वो सफल हुआ नहीं है। तो इसलिए अभी से ये चीज को कहना कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, तो मुझे लगता है कि ये उनका कहना कहीं से भी जायज नहीं लगता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पाकिस्तान के मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डाटा हमें सब कुछ अवेलेबल है आज के इस 21st सेंचुरी में। दूसरा जो आपने तीसरा जो सवाल किया कि जियो पॉलिटिक्स, देखिए ऑब्वियस है कि आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, और जहां पे भी आज हर देश एक दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, और कोई भी देश दूसरे के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक उदारीकरण 90 के बाद से खास करके इस रीजन में हुआ है, वो चाहे अगर हम चाइना को देख ले, साउथ एशिया को देख ले, तो उसमें अगर कहीं पे भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नुकसान देखने को मिलता है। और नो डाउट इसमें हर देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहता है, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले आगे रखना चाहता है, तो भारत उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि एस जयशंकर ने जिस तरीके से मॉरिशस 9 हिंद महासागर का जो सम्मेलन हुआ उसमें पाकिस्तान को छोड़ के लगभग सारे देश शामिल हुए, और उन्होंने अपने रीजनल पावर और रीजनल सुप्रीमेसी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के इंटरेस्ट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं इस आने वाले क्राइसिस में, उस पर काम भी किया जा रहा है। और शायद इसी का नतीजा है कि आज भी यहाँ पे वो चाहे तेल हो, डीजल हो, गैस हो, किसी की कीमत बढ़ी नहीं हुई है। यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी पिछले 40 दिनों के संघर्ष के बाद से बिल्कुल कंट्रोल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप अगर कोविड के समय को भी याद कर लीजिए तो आपको हमें देखना होगा कि विश्व में हर जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ा, भारत में भी उसका असर पड़ा, लेकिन भारत ने बहुत जल्द अपने आप को रिकवर किया। तो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो खास करके जो मार्केट है, यहाँ के जो लोग हैं, और जिस तरीके से डेमोक्रेसी के आधार पर अपने आप को स्थापित किया है, वो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक आइकॉनिक है और एक मैसेज देने वाला है।
और वहीं में जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो इमरान खान जैसे व्यक्ति एक चुनी हुई सरकार को जेल में डाल के बैठा के रखे हैं। वहां की जमहूरियत और वहां की आवाम की क्या स्थिति है, मेरे से ज्यादा मियां आसिफ अली जी को पता होगा कि किस तरीके से वहां पे मिलिट्री के द्वारा और खास करके कुछ फैमिलीज के द्वारा इस चीज को दबाया जाता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 4 प्रांतों में, लेकिन आज चाहे मिलिट्री हो या वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पूरा पंजाब प्रांत पे लोग रूल करते हैं। तीसरा चीज आप देख लीजिए बलूचिस्तान में जिस तरीके से क्राइसिस हो रहा है, टीटीपी जिस तरीके से वहां पे पिछले दिनों में वहां पे जो घटनाएं घटी, तो उससे पूरे पाकिस्तान की स्थिति सबके सामने जाहिर है। अब उसमें ये अपने आप को अगर इस चीज को लेके क्रेडिट दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है पाकिस्तान एक नेशन के रूप में, लेकिन वो एक आतंकवादी प्रोडक्शन के रूप में भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इस चीज को भी देखना होगा। विश्व में जहां भी टेरर की जो घटना घटती है उसका तार पाकिस्तान से जुड़ता है। और नो डाउट पाकिस्तान भारत से निकला हुआ देश है। हमें भी देख के उससे लगता है कि उसने 73 साल में 74 साल में अपने आप को आज भी उसी जिहादी मानसिकता के साथ और रेडिकलाइजेशन के नाम पे वहां के आवाम को, वहां की युवाओं को जिस तरीके से गुमराह करता है। और आप समझ सकते हैं आज मुनीर का एक पैर अमेरिका में बैठा हुआ है। उनका सारा आप देख लीजिए वहां के जितने भी रिटायर्ड आर्मी हुए हैं सबके अमेरिका में उनके एक अलग एक उनका एक स्टेट है वहां पे, जो कि अपने सारे पैसा को वहां पे साइफन करते हैं और इसके माध्यम से अमेरिका के लिए एक तरीके से एक आप समझ सकते हैं रबर स्ट्रिंग के रूप में काम करते हैं। तो ये इतिहास छुपा हुआ नहीं है, ये उनको पता होगा। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगी जियो पॉलिटिक्स में इस घटना को लेकर खास करके वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, अगर इसको त्वरित इसमें वर्ल्ड के सारे देशों को आना पड़ेगा। अगर शांति व्यवस्था कायम नहीं होती है, युद्ध अगर चलता है, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि इसका पूरा प्रभाव विश्व के सारे देशों में पड़ेगा। और एक और चीज अंत में मैं कहना चाहूंगा तरन्नुम जी, देखिए इसमें रसिया को और चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज ईरान जो पिछले 40 दिनों से युद्ध में टिका, क्योंकि आज रसिया को ये मौका मिल गया कि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका ने वो बाइडेन के समय से चला आ रहा था, जिस तरीके से उसको सबटाइज किया, आज रसिया भी वही करना चाह रहा है। और चाइना जिस तरीके से अपने नंबर 2 पोजीशन से आगे जिस तरीके से बढ़ रहा हो, कहीं ना कहीं अमेरिका के हेजेमनी को जो चैलेंज दे रहा है, तो उसमें चाइना भी एक तरीके से उसको मदद दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अगर ये स्थिति बढ़ती है तो अमेरिका के लिए एक नया विंडो और ओपन होगा, जो चाइना के साथ भी कन्फ्रंट बढ़ेगा और इससे जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ने को आएगा। और उसमें मुझे लगता है कि एक तरीके से पूरा वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंदी की तरफ जाएगा अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, अभी जिस दिन वार्ता शुरू हुई उसी दिन इजराइल ने लेबनान के लगभग 200 जगहों पे अटैक किया और उसमें लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे गए। तो आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि ये शांति समझौता पाकिस्तान कराने में सफल हो रहा है या उनको बैठाने की बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे को लग रहा है आने वाले समय में इस वॉर में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है तो क्योंकि हिंदुस्तान के लिए भी फिर बहुत ज्यादा चुनौतियां हो जाएगी, और कौन कौन से वो तमाम सेक्टर है जिसमें अभी से अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है तरन्नुम जी। और उससे पहले मैं मियां आसिफ अली साहब को बड़े ही इज्जत से बोल दूं, सर मैं अंतर्राष्ट्रीय टेडेक्स स्पीकर हूं, मतलब हिंदुस्तान के में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की आप बात हमारे से मत करिए। आप जैसे ऑप सिंदूर में आपको मार खिलाई थी, हमने 99 में मार खिलाई थी, वैसे भी आपको अल्फाजों के थ्रू आपको यहाँ पे भी मुक्की खानी पड़ेगी। खैर, अब पाकिस्तान अगर बाय चांस इस जंग में उतरता है तो वो पहले तो कंफ्यूज रहेगा कि भाई सपोर्ट मैं किसको करूं, अमेरिका को करूं या ईरान को करूं। अमेरिका कान पकड़ के बोले चलो चलो हमें सपोर्ट करो, तो अमेरिका तो पाकिस्तान बोलेगा ठीक है जैसा आप बोले जी हुजूर। तो अब पाकिस्तान उसमें मार खाने वाला है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं आपको बड़े से। एक बॉस है एक कंपनी का और एक डेप्टी बॉस है, उसका वाइस है। बॉस रिटायर होने वाला है, डेप्टी आने वाला है सत्ता के अंदर। तो जो जूनियर एम्प्लॉइज है ना, वो मस्का भी मारते थे पहले बॉस के ऊपर, फिर बॉस रिटायर हो जाएगा तो वाइस जो है वाइस प्रेसिडेंट वो आ जाएगा प्रेसिडेंट बन के। तो इस पे क्या पता यही आ जाए कि अब अगर तीसरा कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो होगी ना, जिसने मस्का मारा है। पाकिस्तान की वही स्थिति है। मैं समझाने के लिए सरल भाषा में बोल रहा हूं मियां आसिफ अली साहब के लिए, क्योंकि इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की या जियो पॉलिटिक्स समझ नहीं है, तो इनको यही समझाऊं मैं। अब अमेरिका जो है ना वो रास्ता खुद खोल रहा है चीन के लिए। अब चीन से अच्छे संबंध रखे हैं पाकिस्तान ने, तो अगर चीन नंबर 1 सुपर पावर बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर पाकिस्तान जंग में उतर जाता है, अरे इनमें दे डोंट हैव द गट्स, इनमें हिम्मत नहीं है, वैसे गट्स नहीं है जंग में उतरने की, क्योंकि फिर इनके पास वो स्थिति बन जाएगी आगे खाई पीछे कुआं, तो मरना वैसे भी है। अभी अमेरिका ने बोला चलो सुसाइड करो, सुसाइड भी कर देंगे ये लोग। तो ये ऐसे लोग हैं ये,
आपको समझना होगा पाकिस्तान के बारे में, इनकी हिस्ट्री। 1951 में जब लियाकत अली खान का असैसिनेशन होता है ना, जब ये IMF ज्वाइन करते हैं, तब से लेके अब तक पाकिस्तान की मंशा आप देखिए आप। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, मैं कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहा हूं आसिफ अली साहब के लिए या पाकिस्तानियों के लिए। आप एक मिनट देगा मेरे को, अगर मैं मरीज हूं, है, अगर कोई भी उसको अगर सही होना है, डॉक्टर के पास जाता है ना, वो अगर वो कबूल करे कि भाई मेरे को बीमारी है, तभी डॉक्टर तो इंजेक्शन लगा पाएगा, ऑपरेशन कर पाएगा, दवाई दे पाएगा, एडमिट कर पाएगा, कुछ भी हो। आप मरीज कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि प्रॉब्लम है। मरीज नहीं, सब चंगा है, कुशल मंगल है, बल्ले बल्ले है, तो डॉक्टर क्या कर लेगा भैया? आप कबूलने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में 3 साल पहले की बात है, ये आपकी चैनल पे था, मैं सिविल वॉर हो जाए सिंध प्रोविंस में एक सर्विंग IG साहब को पाकिस्तान की मिलिट्री रातों रात होटल से उठा के ले गई। ठीक है, पाकिस्तानी बोलते हैं, इनके वरिष्ठ पत्रकार टीवी पे थे, मेरे साथ आपकी चैनल पे थे, बोलते हैं नहीं सब चंगा है, कुशल मंगल। जैसे आप यहाँ पर दिखा रहे हैं JD वैंस जहाज में जा रहे हैं, वैसे ही उनके वहां पे चल रहा था कि नहीं कि वो फायरिंग करें दूसरे पे। अच्छा भैया, सब सुख शांति है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपकी शांति है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी आम बात है। तो अगर मैंने बेशरम बोला तो मैंने गाली नहीं दी आपको सर। आप अगर अपनी इज्जत आपके हाथों में है, आपने अपना ही दुरुस्त नमूना कटवाया है यहाँ पर, और ये गवाह है नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे, बहुत बड़ा फिर वही बात दूसरी दफा ये मामला हो रहा है। और अगर अली शाह ने, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अली शाह ने दोबारा गाली दी तो मैं प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा, क्योंकि हमें भी गाली देनी आती है। और जिस तरह ये लोग वहां पे जूते खा रहे हैं और पूरी दुनिया से खाए हैं, और पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खाए हैं, अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म होती तो अभी ये झूठ ना बोल रहे होते। और भारत जूते वाकई खा रहा है पाकिस्तान से और खाएगा। मैं इस तरह नहीं बैठूंगा, आप अभी इन्हें शटअप कॉल नहीं देती तो मैं प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। मैं आसिफ जी, ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत तो आप फिर वही है, मुंह मत खुलवाइए आसिफ जी, मुंह मत खुलवाइए कि क्या हालात हुए हैं। आसिफ जी आप हैं या चले गए? बोलिए, खड़े होके बात करेगा, गायब हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया, 9-11 हो गया। ये पीठ दिखा के भागने की इनकी आदत है, ये बहुत पुरानी आदत है। ये सन 2003 की बात है, वाकया है 2003 का, मेरा पर्सनल वाकया है। मैं 30 मीटर के फासले पे था। ये तो वही हो गया कि आपके पास जवाब नहीं और आप चले गए, कुर्सी खाली, भाग गए, भगोड़े हो गए। भैया इनकी मिलिट्री तो भगोड़ी होती है। जब हकीकत बता दो, सच्चाई बता दो, तो फिर इसी तरीके से बौखलाहट देखने को मिलती है। भगोड़े हो गए, 9-11 हो गए भैया। ये देखिए, अच्छा है, आप प्लीज, आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, ये खाली सीट दिखाइए प्लीज। हमारी जनता देख रही है कि कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान जो है अब यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, सवालों से भी भागता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। सच्चाई अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में उनको आईना दिखा दो तो वो भाग जाते हैं। अली साहब, वक्त की बेहद कमी है, फटाफट से आप ये बता दीजिए कि क्या वाकई हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां बहुत हैं? चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे लिए भी हैं, मगर हमसे ज्यादा हमारे दुश्मनों के लिए चुनौती है हमारे से। ठीक है, उनको खतरा है, हमको खतरा तो है ही है, उनको खतरा है हमारे से। जैसे कि जब मैं फौज में था ना, हम कहते हैं दुश्मन की जो है उनको, वो जो उग्रवादी है वो डरता है, वो हमारे से डरता है, बहुत था। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे साफ दिख दिया चुनौती किसको थी और कौन 9-11 हो गया, सीट छोड़ के भाग गया, ये गवाह है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान डरता तो है, ये बात तो पता है, और आज डिबेट में भी दिख गया। वक्त की बेहद कमी। अली साहब, मनोज जी और आसिफ जी जो कि अब मौजूद नहीं है, खाली कुर्सी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत कीमती वक्त दिया आप सभी ने। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए आप न्यूज इंडिया के साथ।